हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर एंड माय नेम इज मोहित यादव। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स का। वहां हम लोगों ने देखा कि रेट बेसिकली क्या है और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि भाई आपके पास कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब आपका रिएक्शन अगर हो रहा है तो कितने एक्सटेंट तक जाएगा, उसकी बात करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। और वो कितने स्पीड से होगा वो रिएक्शन, उसकी बात करने के लिए हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले थे केमिकल काइनेटिक्स। फिर हमने वहां पर टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा था कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं, स्लो, फास्ट, ये सब चीजें हम लोग वहां पर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं और उनके रेट को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए आप डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसके अंदर से पहला तरीका होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा तरीका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या है, ये वो फिजिक्स के जैसा ही है। जब हम लोग एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करते हैं या फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज का मतलब होता है कि आपको, जैसे आप एक एग्जांपल मानिए, आप अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं। ठीक है, आपका स्कूल वहां से कुछ किलोमीटर्स पे और आपको जो टोटल टाइम लगा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज रेट। ओके, एंड इंस्टेंटेनियस मतलब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछूं कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपकी कितनी स्पीड थी, दैट इज द इंस्टेंटेनियस। उस इंस्टेंट पे आपकी कितनी स्पीड थी, वो आपका इंस्टेंटेनियस को शो करता है। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली है अपने पास केमिस्ट्री का चैप्टर बट एक क्वेश्चन फिजिक्स का, ताकि आप लोगों को ये बात यहाँ से क्लियर हो जाए। देखो, अ स्टूडेंट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच स्कूल बाय कार। द डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल इज 10 किलोमीटर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखो ये क्या कहता है, एक बच्चा अपने घर से स्कूल तक जाता है, जो दोनों स्कूल के और घर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 किलोमीटर्स, और उसे टोटल टाइम 20 मिनट्स लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एवरेज रेट और एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10 किलोमीटर्स अपॉन टाइम टेकन इज 20 मिनट्स। तो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.5 किलोमीटर पर मिनट। ओके, कि वो एक मिनट के अंदर 0.5 किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा है। अब देखो, पूरे ड्यूरेशन के टाइम पर एवरेज स्पीड हम लोगों की कांस्टेंट ही रहने वाली है। हम लोग बोलेंगे कि आप स्कूल से या घर से स्कूल तक जब जा रहे हो तो हर टाइम पर एवरेज स्पीड आपकी 0.5 किलोमीटर पर मिनट ही रहेगी। ठीक है, इसलिए आप एक बात लिख सकते हो, द एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये मेरी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक बात यहां से पता चल गई कि भाई आप ऐसा मानिए, उसको टोटल 20 मिनट्स लग रहे थे घर से स्कूल तक जाने पर। मैं बोलता हूं कि जो 8th मिनट था, ठीक है, देखो उसको 0 मिनट टू 20 मिनट तक लगता है घर से स्कूल तक जाने के। बीच में रेड लाइट भी आती होगी, बीच में टर्न्स भी आते होंगे। तो मेरा मानना यह है कि 8th मिनट पर वो एक रेड लाइट पर खड़ा था। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस पूछते हो 8th मिनट पर कि 8th मिनट पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी, तो हम लोग बोलेंगे वो 8th मिनट पर रेड लाइट पर था, इसीलिए उसका डिस्टेंस उस टाइम पे वो कुछ ट्रेवल नहीं करा था, 0 अपॉन टाइम। तो उसके आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, स्कूल आप घर से साइकिल लेके निकल रहे हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। आप घर से निकलते कुछ स्पीड पे, कहीं टर्न आता है तो स्पीड कम हो जाती है, एकदम खाली रास्ता दिखता है तो आप स्पीड को इंक्रीज कर देते हो। तो हर पल आपकी स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड और रेट, जो हर पल क्या होता है, चेंज हो रहा होता है।
और एवरेज आपको जो टोटल आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया और आपको जो टोटल टाइम लगा, तो एवरेज तो हमेशा सेम रहता है, बट जो आपका इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ हमने देखा 8 मिनट पे रेड लाइट पर गाड़ी रुक गई थी, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड 8 मिनट पर कैसी थी मेरे पास, 0 थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, जहां पर मैं आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस के एक एग्जांपल के तरीके से समझा पाया। अब हम लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये होता है मेरे पास रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास कुछ समय के लिए जब हम लोग देखते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है इतने टाइम के अंदर, तो हम लोग उसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो जो इंटरवल है वो कुछ एप्रिशिएबल मतलब कुछ अमाउंट का होना चाहिए, बहुत कम या माइन्यूट सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंस्टेंटेनियस टाइम पर पहुंच जाता है। तो वो आपके पास करना चाहिए, कुछ एप्रिशिएबल टाइम होना चाहिए। उतने टाइम में जितना आपका केमिकल रिएक्शन आगे बढ़ा है उसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर लिखा कि एक रिएक्टेंट था जो कि अब प्रोडक्ट के अंदर वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियली क्या होगा, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट धीरे धीरे तो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो शुरुआत में सिर्फ मेरे पास क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। अब इसी चीज को मैं आगे डिराइव करते हुए ले चलूंगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। इनिशियली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है, प्रोडक्ट इनिशियली कुछ भी नहीं होगा, बट कुछ टाइम पे मैं ऐसा कह सकता हूं, if R1 and P1 are the concentration of reactant and product respectively at time T1। शुरुआत में T इक्वल्स टू 0 टाइम पर आपके पास सिर्फ 1 मोल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, बट किसी टाइम T पर आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, P1 है। कुछ टाइम के बाद, थोड़ा सा टाइम और होने के बाद हम कह सकते हैं and R2 and P2 are the concentration of reactant and product respectively at time 2। क्योंकि मुझे पता है धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मेरी इंक्रीज करते हुए जाएगी, इसीलिए R1 P1 कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एट टाइम T1, R2 एंड P2 कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एट टाइम T2। तो अब हम लोग यहां से किस तरीके से रेट और एवरेज रेट निकाल पाएंगे। तो देखो रिएक्टेंट जो है वो तो मेरे टाइम के साथ कम होते जा रहा है, तो मैं बोलूंगा रिएक्टेंट मेरे डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि भाई मेरा रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट धीरे 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 कम होता हुआ चला जाएगा और एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम वो लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो दिस विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। भाई उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम हुई है और उसको कम होने में कितना टाइम लगा है, और ये डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है तो मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से कम होती हुई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि रेट हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है। दिस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम और द टोटल टाइम टेकन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल कंसेंट्रेशन वाज R2 माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन इज R1 अपॉन डेल्टा T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन लगाया है इसका एक ही मतलब है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट किया है। तो आप ये पॉइंट भी लिखिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट की डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन को ये इंडिकेट कर रहा है। यहीं पे हम लोग बात करें अगर प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको एक बात तो क्लियर है कि प्रोडक्ट तो मेरे टाइम के साथ क्या होगा,
और फॉर्म होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट मेरा क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो रिएक्टेंट में तो हम लोगों ने लिखा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, बट जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इनिशियली प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था, जीरो था, बट अब धीरे धीरे उसके कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसीलिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, उसको कितना टाइम लगा। दिस विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव change in concentration of product upon total time taken, that is time difference। तो क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा होगी, इसलिए फाइनल P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ये वैल्यू पॉजिटिव हो है। क्यों है, क्योंकि P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है, क्योंकि एट टाइम T2 पर P2 प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है, इसलिए P2 की वैल्यू P1 से बड़ी है और ये ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। रेट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज करेगा। तो इसको आप नीचे लिखिए, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी, मेरे पास इंक्रीज करते हुए जाएगी। ठीक है, ये बात आपको यहां से अच्छे से समझ में आ गई कि भाई धीरे धीरे मेरा रिएक्टेंट तो कम होता जाएगा और प्रोडक्ट मेरे पास क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। ये तो एक इक्वेशनल एक्सप्रेशन था, जहां आप इक्वेशंस को देखकर बता सकते थे कि अगर T1 टाइम पे इसका इतना कॉन्सेंट्रेशन है, T2 टाइम पे इतना कॉन्सेंट्रेशन है, तो मैं रेट कैसे निकालूंगा। आप T2 माइनस T1 करके टाइम डिफरेंस निकाल सकते हैं और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन करके आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो आप हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर मैं y एक्सिस पर बनाऊंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, x एक्सिस में बनाऊंगा टाइम, और उसका अब मुझे पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो टाइम के साथ क्या होगा, कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इनिशियली उसका R0 कॉन्सेंट्रेशन मान लिया, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पर R1 थी, T2 टाइम के ऊपर वो मेरे पास R2 हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो रही थी, मेरे पास कम होते हुए जा रही थी, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया। और अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाएगी, कम होते हुए जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ पर नीचे की तरफ बना दिया। अगर आपको ग्राफ से एवरेज रेट निकालना है तो आप क्या करोगे, जो आर एवरेज होगा that would be equals to change in concentration of reactant upon change in time, जहां पर आप देख सकते हो change in concentration is R2 minus R1, R2 की वैल्यू R1 से क्या है, कम है, आप देख सकते हो ग्राफ में वो नीचे है, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, क्योंकि रेट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो और चेंज इन टाइम आपको दिख रहा है T2 माइनस T1 इज डेल्टा T, तो आप बस यहाँ लिख दीजिए माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको पता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करते हुए जाएगी, इसलिए यहाँ पर इन्होंने ऐसा इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप फटाफट इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ के साथ देखेंगे प्रोडक्ट क्या, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ली हुई है वाई एक्सिस पे, और अगला ग्राफ होगा अपना जब हम लोग प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को लेंगे ऑन द वाई एक्सिस। चलो, तो अब आप बनाएंगे वाई एक्सिस पे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्स एक्सिस पे बनाएंगे आप टाइम को। T1 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन थी P1 थी, T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन थी वो P2 थी, जो कि पहले से बढ़ गई होगी, और इसका ग्राफ आप बनाओगे तो इस तरह से दिख रहा होगा। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो आप प्लीज लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने एक्सक्लूसिवली यही चीज वहां पर डिस्कस की है उस स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं T1 टाइम पर P1 कंसेंट्रेशन है एंड T2 टाइम पर P2 कंसेंट्रेशन है। अगर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो P2 माइनस P1 होगा, तो आप देख रहे हो P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, ग्राफ में ऊपर है P2, तो ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और
टाइम डिफरेंस देखोगे तो ये मेरे पास T2 माइनस T1 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ जो एवरेज रेट होगा दैट वुड बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, और ये वैल्यू बराबर होगी मेरे पास P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने भाई इसको एक्सप्रेशन को इक्वेशन के फॉर्म में भी देखा और ग्राफ के फॉर्म में भी देखा। अब आप मुझे मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दीजिए जो कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे। क्वेश्चन आपके सामने है, नेगेटिव साइन टू द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डैश इन ड्यूरेशन पीरियड ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, concentration of product increases, concentration of reactant decreases and does not change the rate of reaction। आप अपना टाइम लीजिए और आंसर बताइए। नेगेटिव साइन शो कर रहा है with respect to concentration of reactant in the duration period of reaction। तो आपको पता है नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन को। अगर वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंट की ही कंसेंट्रेशन क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो इसका आंसर जो होगा वो, अगर आपने थर्ड को मार्क किया तो आपका आंसर एकदम ठीक है, बाकी कुछ किया तो वो आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस। जो अभी तक हमने समझा कि ऊपर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे, अपॉन नीचे चेंज इन टाइम और द टाइम टेकन लिखेंगे। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि अपना न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। तो आइए चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेगा। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 1 गिवन है, for the reaction reactants convert into product, the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.002 molar in 25 minutes। Calculate the average rate of reaction using units of both in minutes and seconds। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने बोला है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज उन्होंने आपको बता रखा है। इनिशियल कंसंट्रेशन वाज 0.03 मोलर एंड द फाइनल कंसंट्रेशन वाज 0.02 मोलर और टाइम टेकन इज 25 मिनट्स। बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे पता है आर एवरेज जो है वो बराबर होता है चेंज इन कंसेंट। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो भाई, टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, पहले 0.03 था बट अब 0.02 है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसलिए पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ final concentration is 0.02 molar minus initial concentration 0.03 अपॉन टाइम डिफरेंस इज 25 मिनट्स। ये आंसर हम लोग किसमें निकाल रहे हैं, मिनट्स में निकाल रहे हैं। दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4 into 10 to the power minus 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन लीटर, इसलिए यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कहता है एंड सेकंड्स, सेकंड्स में भी निकालना है। तो यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस हमको मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 25 into 60 करना है। तो दिस विल बी चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज 0.01 अपॉन टाइम ड्यूरेशन इन सेकंड्स, 25 into 60, इससे सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया एंड द आंसर विल बी 6.67 into 10 to the power minus 6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप देख सकते थे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लगाया ताकि जो मेरा फाइनल रेट निकले वो कैसा आए, पॉजिटिव शो हो। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन को आप लिखते भी रहिएगा पॉज करके, पहले आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन, आपको इक्वेशन गिवन है, the concentration of C4H9Cl butyl chloride at different times given as follows। ठीक है, मतलब हमको एक रिएक्शन सामने गिवन है, आप देख सकते हो ब्यूटाइल क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और आपके पास
यहाँ पर अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है, प्लस HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको इसका एक टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, जो कि ये है, टाइम्स आपको सेकंड में गिवन है और ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कि इनिशियल टाइम पर t इक्वल्स टू 0 पे इसका इतना अमाउंट था, 50 सेकंड्स पे 0.0905 था, 100 सेकंड्स पे कंसेंट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट में ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा कहता है, रिएक्शन हमको गिवन था, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट इज पॉइंट फर्स्ट इंटरवल व्हेन ब्यूटाइल क्लोराइड चेंजेस फ्रॉम 0.100 molar to 0.0905 molar, and the second part of the question is second interval when butyl chloride changes from 0.0905 molar to 0.0820 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दो क्वेश्चन गिवन है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ को ध्यान से देखिए, ठीक है, ग्राफ को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको टाइम डिफरेंस भी पता चलेगा। तो देखो भाई, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 था तब और 0.0905 था तब, तो आप जब इसको देखोगे ग्राफ को, यहाँ पर ग्राफ को जब देखोगे आप, तो आप देखिए जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 थी तब टाइम था 0 सेकेंड जो कि इनिशियल टाइम था, और जब आपके पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0905 हो गई थी तब टाइम था 50 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट में देखोगे तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.0820 होती है तब टाइम है 100 सेकेंड्स। तो बस आप टाइम को साथ साथ लिख लीजिए क्वेश्चन के, ताकि आप उसका आंसर फटाक से निकालो, आपको ग्राफ बार बार ना देखना पड़े। तो एक तो 0 पर है, एक 50 पर है और एक 100 पे है, ठीक है। तो देखो अब फर्स्ट पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। मुझे दिख रहा था कि भाई जो एवरेज रेट मुझे निकालना है, तो एवरेज रेट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। माइनस लगाऊंगा क्योंकि कंसंट्रेशन देखो मेरी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फ्रॉम 0.0905 पहुंच गई है फाइनली, और इनिशियली मेरे पास कितनी थी, 0.1 थी। तो इसलिए फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन, दिस विल बी इक्वल्स टू 0.0505 माइनस 0.11। ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आती है इसलिए नेगेटिव साइन उसको पहले लगा रखा है। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेटिंग, आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, दिस विल बी 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। टाइम ड्यूरेशन 50 सेकेंड्स क्योंकि फाइनल टाइम था 50 सेकेंड्स, और जब कंसेंट्रेशन आपकी R1 थी उस टाइम पे टाइम था 0 सेकेंड्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वहां पर भी सेम वही कंसेंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम टेकन, कंसंट्रेशन चेंज लिख दिया मैंने कि फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम तो 100 सेकेंड, और जो यहाँ पर जो इनिशियल कंसेंट्रेशन को कंसिडर किया गया है वो 50 सेकेंड्स वाली है, तो वहां पर 50 लिख दिया। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे और करने को भी मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं और क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए आप पहले पॉज करके। फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन, ठीक है। आपको ऐसे एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस एट 600 seconds, 250 seconds, 350 seconds and 450 seconds। अब आप जब ये आपको ग्राफ गिवन है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट पूछा गया है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट पहले पूछा गया है आपसे 600 सेकेंड्स पर। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सबसे इजी काम, आप उस टाइम पर
600 सेकेंड्स पर आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो तब वहां से आप निकाल पाओगे। तो चलो आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। It can be determined graphically by drawing a tangent at time t 600 seconds. R instantaneous at 600 seconds can be calculated by plotting concentration of butyl chloride as a function of time. A tangent is drawn such that it touches curve at 600 seconds. तो देखो मैं अभी एक कर्व बनाऊंगा जो कि y एक्सिस में मैं कॉन्सेंट्रेशन को रखूंगा और यहाँ पर मैं टाइम को रख रहा हूँ x एक्सिस पर। डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, मुझे पता था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 0.1, तो मैं वहां से शुरू करते हुए मैंने एक ग्राफ को प्लॉट किया। अब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में 600 पर जाऊंगा कि जब मेरा टाइम कितना है 600 है, और उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को देखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पर कितनी है। ठीक है, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 600 टाइम पर मेरे पास एक कॉन्सेंट्रेशन मुझे सामने दिखाई दे रही है। अब जब यहाँ पर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 will give you the rate of reaction at that time। चलो आगे सॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। 600 टाइम पर आपने यहाँ पर क्या किया, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। ठीक है, एक टेंजेंट बनाई आपने। इंस्टेंटेनियस रेट एट t इक्वल्स टू 600 सेकेंड्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया इस पॉइंट पर जब टाइम मेरा 600 सेकेंड्स था। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट टाइम t। आर इंस्टेंटेनियस एट 600 seconds can be calculated by plotting concentration of butyl chloride as a function of time. A tangent is drawn such that it touches the curve at 600 seconds. The slope of this tangent gives instantaneous rate. R instantaneous at 600 seconds will be equals to जो आपको वहां पर कॉन्सेंट्रेशन मिली, ठीक है ना, माइनस आप इनिशियल करके देखोगे, क्योंकि आप एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में आ जाइए। 600 मेरे पास दो टाइम्स के बीच में आता है, 800 और 400। आप दोनों के टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन से भी माइनस करोगे तो भी आपको स्लोप मिल जाएगी, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, उसका एक आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि 5.12 इंटू 10⁻⁴ 5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। सिमिलरली जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आपको भी यही काम करना है। ठीक है, आप भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स, जब आपने ग्राफ तो प्लॉट कर ही लिया है, अब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन को चेक करोगे, फिर आप आंसर्स को कैलकुलेट करोगे, तो ये आपके आंसर्स आएंगे। तो आप इन आंसर को जरूर कैलकुलेट करके देखना, और जहां आपको डाउट आए आप मुझसे बिल्कुल पूछना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। देखो, in a reaction 2A changes to product, the concentration of A decreases from 0.5 mole liter inverse to 0.4 mole liter inverse in 10 minutes. Calculate the rate during the interval। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया रेट के बारे में बात की गई। देखो जो मेरा रिएक्शन है वो है 2A प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहा है, तो यहाँ बात हो रही है 2 मोल की, कि 2 मोल इतने टाइम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग तो 1 मोल की बात करेंगे, तो उसी के लिए जो मेरे पास एवरेज रेट आएगा तो मैं उसका हाफ करके रखूंगा, हाफ ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, final concentration was 0.4 and initial concentration was 0.5, दोनों को माइनस किया अपॉन द टोटल टाइम टेकन दैट इज 10 मिनट्स। यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आप देखो जो यूनिट लिख रहे हो वहां पर आप मोल लीटर इनवर्स लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप 1 मोल की बात कर रहे हो, बट यहाँ पर रिएक्शन में क्या था, 2 मोल ए को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना टाइम चाहिए था। ठीक है, इतने कॉन्सेंट्रेशन उनकी कम हो रही थी,
इसलिए उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ताकि हमको 1 मोल का पता चल जाए। ठीक है, आगे आप हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग इज रेट ऑफ रिएक्शंस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं यहां पर करूंगा, कोई एक रिएक्शन है मेरे पास, फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्ट्स इनटू बी, तो यहां आप देखोगे ए और बी का जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 और 1 ही है, इसीलिए रेट विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगा वो बराबर होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। बी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो किसी भी एट एनी इंस्टेंट, मैंने अभी आपको बताया था, एवरेज स्पीड हो या एवरेज रेट हो, वो पूरे रिएक्शन के लिए सेम रहती है हर इंस्टेंट पे। इंस्टेंटेनियस वाली जो होती है वो चेंज करती रहती है, इसलिए एट एनी इंस्टेंट rate measured with respect to reactant will be equals to rate measured with respect to product। ये दोनों वैल्यूज कैसी आती है, बराबर होती है। तो जो रेट की वैल्यू आएगी वो चेंज माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ए के सामने नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि ए मेरा रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करती है, डिक्रीज करते जाती है। ठीक है, यहां पर देखो ए और बी का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1 1 था, इसलिए यहां पर मेरे को कोई और नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ा। बट हर रिएक्शन इस तरह से नहीं होती, तो हम जनरली एक रिएक्शन लिखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर अ जनरल रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन लिखी N1A प्लस N2B कन्वर्ट्स इनटू M1C प्लस M2D। मैंने एक जनरली एक यहाँ पर इक्वेशन लिखी है। तो जब मैं इस रिएक्शन का रेट लिखने जाऊंगा, तो देखो ए का कितना मोल है, N1 मोल है, बी का कितना मोल है, N2 मोल्स है, सी का मोल कितना है, M1 है, और डी का मोल्स कितने हैं, M2 मोल्स है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करता हुआ चलूंगा। तो जो रेट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, माइनस ऑफ ए, ए क्योंकि मेरा रिएक्टेंट है, ए एंड बी रिएक्टेंट है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाएगी, सी एंड डी प्रोडक्ट है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, इसलिए वहां पर तो प्लस आएगा, ए एंड बी के आगे क्या आएगा, माइनस। माइनस ऑफ 1 अपॉन N1 change in concentration of A upon delta T, this will be equals to minus of 1 upon N2 change in concentration of B, this will be equals to positive 1 upon M1 change in concentration of C upon delta T, and this will be equals to positive 1 upon M2 change in concentration of D upon delta T। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये एक जनरल रेट एक्सप्रेशन है जो कि आपका किसी भी इक्वेशन के लिए आप लिख सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, ये क्या है, आपका रेट एक्सप्रेशन है, जो आप रेट लिख रहे हैं किसी भी एक रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये बराबर है -1/n1 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अब इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/n2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। इन दोनों के सामने नेगेटिव इसलिए क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाती है। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से आपको चीजें और क्लियर होगी। तो आपको लिखा हुआ है फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी गई है। ठीक है, तो आप इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप लिखोगे रेट विल बी, आप देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, पहली चीज बिल्कुल बैलेंस है क्योंकि आप देख सकते हो पूरी रिएक्शन बैलेंस है, सबका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसलिए माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा टी, PCl3 एंड Cl2 आर प्रोडक्ट्स तो वहां पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द रेट ऑफ इक्वेशन रिएक्शन, आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको बोला आप इसका मुझे रेट का बताइए, तो आप पहले देखो कि क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है, बिल्कुल भाई रिएक्शन मेरी बैलेंस्ड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा रेट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर मर्क्यूरी और क्लोरीन दोनों मेरे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी इसलिए इनके आगे नेगेटिव साइन आएगा,
और HgCl2 मेरा प्रोडक्ट है, वहां पॉजिटिव आएगा, इसलिए माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ HgCl2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। फॉर द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन गिवन है, आप पहले चेक करिए क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड है, बिल्कुल आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर देखिए सबका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो मेरी जनरल इक्वेशंस थी उससे कंपेयर करूंगा, जो आपका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे आप डिवाइड करके लिखेंगे, तो रेट मेरे पास बराबर होगा माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि N2O5 का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसलिए हाफ ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी इक्वल्स टू NO2, देखो प्रोडक्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 4 था इसलिए 1/4 लिखा, 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन dt, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt। ठीक है, चेंज इन टाइम। एक और क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड है, तो इसके लिए भी आप देखेंगे हाइड्रोजन और अमोनिया का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए, पर नाइट्रोजन का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वो 1 है, बट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मेरी रिएक्टेंट है, तो इनके आगे नेगेटिव साइन आएगा, जो कि टाइम के साथ कम होती जाएगी, और हाइड्रोजन के सामने भी आपका नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर होगा मेरे पास 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सारी बातें की, किसके लिए, एवरेज के लिए बात की, किसके लिए बात की, एवरेज के लिए, तो इसलिए हम लोग चेंज की बात कर रहे थे, डेल्टा साइन का यूज कर रहे थे। बट अगर आप एक इंस्टेंटेनियस मोमेंट की बात करो, इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत 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 कम पल के लिए, बहुत छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वहां पर यहाँ पर चेंज की जगह, डेल्टा की जगह पर डी साइन आ जाता है। तो देखो उसके बाद अब हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस फॉर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है क्या मेरे पास, the rate of a reaction at a specific instant is known as instantaneous rate। जैसे हम कार चलाते हैं तो 100 की स्पीड आती है, तो एक पल के लिए आती है, एक पॉइंट पर आती है मेरे पास। ठीक है, एक पॉइंट पर मैं देखूंगा कि इसकी कितनी मेरे पास क्या है, स्पीड आई हुई है। ठीक है, अब दूसरा बात, अब आप जब चेंज लिखते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिखते हैं, बट टाइम ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए मेरी, टेंडिंग टू जीरो, कि वो लगभग लगभग कितनी होगी, जीरो होगी। बहुत देखो, जब डेल्टा टी जीरो होगा मतलब चेंज ड्यूरेशन बहुत कम है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम की ही बात कर रहा होगा, इसलिए द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मेजर्ड ओवर है इनफाइनेटिसिमल टाइम स्पैन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। बहुत छोटे से समय के लिए जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कह देते हैं। चलो अब एग्जांपल की बात करें, तो जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, अगर जब मैं इसका एवरेज रेट निकाल रहा था तो मैं डेल्टा लिख रहा था, बट अब मैं क्या लिखूंगा, इसको डी से लिखूंगा। डेल्टा जब लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लार्ज चेंज, बहुत बड़े समय के लिए चेंज हो रहा है, एक लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट डी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है स्मॉल चेंज। ठीक है, छोटे से समय के लिए जो चेंज हुआ है इक्वल्स टू, वही तरीका है, बस डेल्टा की जगह क्या लिख दिया, डी। तो आप देख सकते हैं डेल्टा इज लार्ज चेंज फॉर एवरेज रेट, डी लिखते हैं हम लोग फॉर इंस्टेंटेनियस रेट्स। ठीक है, सेम नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी हम लोगों ने वहीं पे किया था, अब वहां पर हम लोग डेल्टा लिखते थे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ठीक है, और माइनस हाफ इसलिए लिखा क्योंकि N2O5 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो 2 था, और हाफ हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट है जो कि टाइम के साथ कम होने वाला है। 1/4 dNO2/dt, दिस इज DO2/dt। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ से कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी है, बट मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। ठीक है, यहाँ पर टाइम गिवन है, T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन थी R1 थी, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन आपकी क्या थी, R2 कंसंट्रेशन थी। ठीक है, अगर वो किसी और टाइम के लिए पूछ ले, एवरेज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते थे कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन तो R0 है, ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा आर हो गया,
चेंज इन टाइम डेल्टा टी हो गया, और ये दोनों के बीच में आप क्या बना दोगे, स्लोप बना दोगे, क्योंकि आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर आप किसी भी एक पॉइंट पर आप स्लोप भी बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर पता है आर एवरेज बराबर होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर हमको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पर टेंजेंट बनाइए दोनों के बीच में और इसका स्लोप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपने बनाया लिमिट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा की जगह डी आ गया, और रेट आपको बराबर होगा स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, जो भी उसका स्लोप आएगा एम, चाहे वो टेन थीटा से निकालो क्योंकि आपको पता है स्लोप बराबर होता है एम टेन थीटा, तो आप वहां से कैलकुलेट करो, या फिर आप x2 माइनस एक्स वन अपॉन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके कैलकुलेट करो। कैसे भी आप स्लोप कैलकुलेट कर लो उस टेंजेंट का, वो आपको रेट देगा उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। ठीक है, तो आज की कुछ क्लास के लिए हमने जो पढ़ना था वो यहाँ तक ही था। अब हम कुछ दो तीन क्वेश्चन करेंगे, आप उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल से हैं। पहला क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है, ठीक है, आपको एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट जो होगा वो इनमें से कौन सा होगा। देखो N2 का जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो तो 1 है, तो वो तो मेरे पास 1 होना चाहिए। H2 का 3 है तो 1/3 होना चाहिए, तो वो मेरे पास मुझे दिखाई दे रहा है ए बी और डी पार्ट में, और हाइड्रो अमोनिया का 2 है तो 1/2 होना चाहिए, जो कि मुझे ए बी और सी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चलिए सी और डी तो मेरे आंसर नहीं हो सकते, वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब ए और बी बचा। देखो N2 और हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी तो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नेगेटिव आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बी में बट हाइड्रोजन सामने +1/3 लिखा है, इसी वजह से आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से ये एक रिएक्शन जो है हाफ ऑफ x2 प्लस y2 चेंजेस इनटू xy2। जब आप देखोगे x2 और y2 क्या है, रिएक्टेंट्स है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो इनके आगे नेगेटिव साइन आना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन हट गया। ठीक है, और xy2 मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इसके आगे पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए ए और सी ऑप्शन चले गए, सिर्फ बी बचा, वही मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, आंसर पहले आ गया, कोई बात नहीं। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 कन्वर्ट्स इनटू 4NO2 प्लस O2, रेट ऑफ रिएक्शन इज। ठीक है, अब वो रेट ऑफ रिएक्शन जानना चाहता है, बट वो अलग अलग तरीके से देखना चाहता है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। जो आपको ये इक्वेशन गिवन थी, तो रेट बराबर होगा माइनस हाफ डी N2O5 अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू +1/4 DNO2/dt, दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस DO2/dt। तो आप यहाँ पर देखोगे सी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे तो वहां नेगेटिव साइन मिसिंग है, क्योंकि माइनस हाफ होना चाहिए, प्लस वहां प्लस हाफ है, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन को देखोगे तो गलत ही होगी, क्योंकि वहां पे हाफ की जगह 2 लिखा हुआ है। डी ऑप्शन को देखोगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, बट वहां पर 4 लिखा हुआ है, इसलिए मेरा वो ऑप्शन भी क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम लोग अपना रेट कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ए बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है वो मेरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज एवरेज रेट, बट एक इंस्टेंट टाइम के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो मेरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास इज, इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी फाउंड। इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बाय कैलकुलेशंस, एक्सपेरिमेंट, कांट बी फाउंड, और ग्राफिकली। अब खुद ही सोचिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया था। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ के बाद उस पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट बनाई थी, टेंजेंट के बाद उसका स्लोप फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्राफिकली। आप ग्राफिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हो और कोई भी तरीका नहीं होता इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए। तो थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। ये आपका सेकंड लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर को कवर अप कीजिए और उसके बाद अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू कीजिए। सबसे मेन चीज है क्लास पढ़ने के टाइम अपने नोट्स भी बनाते जाइए नोटबुक के अंदर, क्योंकि नोट से ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब आपके पास प्रॉपरली नोट्स बने होंगे तो ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन जो आपको ना समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।